तो कल अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सीरीज कनेक्शन का, है ना। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर अपन ने 3 चीज सीखी। द फर्स्ट थिंग इज क्या, कि जो उसके अंदर करंट होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। किसी भी सर्किट एलिमेंट में अगर हम बात करें, चाहे किसी एक रजिस्टर के थ्रू करंट बात करें तो भी सेम है, आगे चले तो भी सेम था, वोल्टेज के अक्रॉस भी सेम था, और जो एमीटर में जो करंट मिल रहा है वो भी सेम था। उसको हमने नाम क्या दिया था? आई। ठीक है। दूसरी बात थी कि जब हाँ सीरीज के अंदर कनेक्शन के अंदर क्या होता है, एक रजिस्टर के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, या फिर अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो भी एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो उस कनेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? सीरीज कनेक्शन। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपना निकल के आया था आर इक्विवेलेंट, वो जितने भी रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए, चाहे 2, 3, 4, 5, तो उन सब का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और वोल्टेज क्या सेम होता था? वोल्टेज नहीं, हर रजिस्टर के अक्रॉस क्या था? उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज क्या था? अलग था। यही तो बात की थी। V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3। और तीनों ही अलग आए थे और फिर अपन ने न्यूमेरिकल किए थे, एक न्यूमेरिकल किया था। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया सभी को? चलो एक न्यूमेरिकल और लिखो, लिखो। लैंप वाला तो कर ही लिया था अपन ने। हाँ चलो लिखो। ड्रॉ ए schematic diagram, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells। बैटरी है जिसमें कितने सेल हैं? 3 सेल है। of 3 cells of a battery of 3 cells again of 2 voltage each। मतलब एक सेल का कितना वोल्टेज है? 2 वोल्ट है। 2 मतलब सिंबल नंबर वाला। 3 सेल्स, 3 सेल हैं, ऑफ 2 वोल्ट ईच, कॉमा ए 5 ओम रजिस्टर, कॉमा एन 8 ओम रजिस्टर, कॉमा एन 8 ओम रजिस्टर, एंड ए 12 ओम रजिस्टर, and a 12 ohm resistor, and a plug key, plug 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 key, comma all connected in series, now calculate पहला पार्ट लिखिए ए, करंट। नाउ कैलकुलेट पहला पार्ट ए, करंट थ्रू दी सर्किट, पहला पार्ट है करंट थ्रू दी सर्किट, और बी है पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पीडी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर्स, पोटेंशियल बी है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रेजिस्टर्स। करो। 5 ओम के बाद है एन 8 ओम रजिस्टर, एंड ए 12 ओम रजिस्टर, एंड ए 12 ओम रजिस्टर, और एंड ए प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, और सारे सीरीज में कनेक्टेड है। हाँ 1 2 3 बिल्कुल, 5 8 एंड 12। बैटरी नहीं, 3 सेल्स ऑफ 12 वोल्ट ईच,
3 सेल्स हैं। हाँ, अब वो समझो उसका मतलब क्या है, करो। चलो अब देखो इधर, अपन को क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट, है ना। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, सब ध्यान से पढ़ना, ऑफ ए बैटरी है ना। तो बैटरी कैसी होती है, 3 सेल्स की है। तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ये इस तरह से होती है बैटरी। और एक का वोल्टेज 2 है, तो 3 का मिला के कितना हो जाएगा, 3 × 2 दैट इज 6, ये प्लस और ये माइनस मतलब 6 वोल्ट। चलो ठीक है। फिर कहता है कि वो कनेक्टेड एक 5 ओम के रजिस्टर से, फिर एक 8 ओम के रजिस्टर से और एक 12 ओम के रजिस्टर से इन सीरीज विद ए प्लग की। प्लग मतलब एक की जो होती है ना, की का सिंबल क्या होता है, तो पहला, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो पहला 1 मार्क्स किसका था, इस सर्किट डायग्राम का बनाने का। तो बन गया। और सर्किट डायग्राम, भाई आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है तो आपको सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, तभी तो जो पूछा जा रहा है वो निकालना है। चलो अब देखो बात करते हैं ए की। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड दी करंट थ्रू दी सर्किट। मैं मान लेता हूँ इसके करंट है आई, जो इसके अक्रॉस फ्लो हो रहा है। अब आपको ओम्स लॉ से पता है I इज इक्वल टू वी बाय आर। वी हमें पता है, आर नहीं पता। आर किसकी बात हो रही है, इक्विवेलेंट आर की। तो देयरफॉर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। तो 5 + 8 + 12 दैट इज 25 ओम। सो आई की वैल्यू क्या आ गई, V बाई आर। वी की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6/25 दैट इज 0.24 एम्पियर। तो ये हो गया पहला, ठीक है ना, समझ में आया। चलो अब इधर देखो ऑप्शन बी, क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर है इधर देखो ध्यान से, 3। और जब अपन ने देखो, जब वो अपने एक जनरल, जब सीरीज कनेक्शन पढ़ा था तो वहां भी अपन मोस्टली 3 ही ले रहे थे। तो वहां पे पीडी का जब भी अपन फॉर्मूला लिखते थे किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, जैसे V1 लिखा था, V2 लिखा था, V3, तो क्या लिखते थे, I × R1, V2 है मतलब इसके अक्रॉस I × R2। तो अब क्या होगा, मैं मानता हूं वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पहला रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो फॉर्मूला क्या होगा, I × R, यही तो होगा। अब यहाँ पे I क्या है, डायरेक्ट मैं ये लिखता हूँ, ये वाली वैल्यू काटना इजी हो जाएगा, 6/25 और R की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 6/5 दैट इज होता है 1.2 एम्पियर वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये पहला। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम, तो क्या होगा, अगेन I × R। अब R की वैल्यू अलग है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे R3 लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ R1 लिख लो, यहाँ R2 लिख लो। I की वैल्यू 6/25 और R की वैल्यू 8, इसको मैं डिवाइड कर लो तो जो भी आंसर आ जाएगा वो हो गया उसका आंसर। फिर मैं बात करूं सी ऑप्शन की, इसके अंदर थर्ड पार्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, तो I × R3, I की वैल्यू 6/25 और R3 कितना है, 12, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ गया आपका आंसर। इजी है ना। तो ये हो गया आपका। और अगर आपको इसको वेरीफाई करना हो कि भाई मेरा आंसर सही निकला है तो क्या करोगे, टोटल वोल्टेज कितना है, 6, इन तीनों का मिला के चेक कर लेना, 6 ही आएगा। ठीक, देख लो जिन्होंने पॉइंटों में निकाला है, देखो क्या क्या है, 1.2 + 2.8 तो लमसम 3 के आसपास हो गया, और 3 और 1.2 मतलब 3 के वो आसपास हो गया, तो मतलब 6 ही आएगा। अगर आप ऐड करके देख लोगे ना तो 6 ही वोल्टेज है, 6 ही आ रहा है ना बस। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन, इसको लिख लिया ना आपने, हटा दूं आदित्य, हेडिंग डालिए, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। हाँ, PDF लिख लिया, अच्छा कहाँ तक लिख लिया, चलो कोई ना, चलो
लिख तो लिया लेकिन समझते जाना, ऐसे लिखना, चलो कोई ना, लिख लिया तो करें। अब इधर देखो सभी ध्यान से, अब ध्यान से अगेन ऑब्जर्व करना है कि चीज़ों को। अभी तक अपन ने, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स अपना टॉपिक था, तो मैंने आपको कहा था कि दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं या फिर दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज कनेक्शन और सेकंड वन इज पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन आई होप आप लोगों ने कर लिया। तो सीरीज कनेक्शन में अपन को पता चला करंट क्या होता है, सेम होता है सर। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल आप जानते हो, पैरेलल वर्ड का मतलब जानते हो, पैरेलल लाइंस मैथ्स में पढ़ते हो। मतलब जैसे मान लो एक ये लाइन है, इसके साथ साथ ही ऊपर ऊपर जा रही है, तो ये क्या हो गया, इसका पैरेलल हो गया। ऐसा ही तो होता है बोल। और जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे आपकी लाइन ऐसे खड़ी है, एक लाइन सिमिलर मेरे साथ में ऐसे खड़ी है, इट मीन्स उसको क्या बोलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही खड़े हैं। यही तो वर्ड का मतलब होता है। उसी तरह पैरेलल कनेक्शन में क्या है, जैसे वहां पे एक लाइन में थे, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वैसे ना होके एक रजिस्टर के साथ में दूसरा खड़ा है और दूसरे के साथ तीसरा खड़ा है, या 4 5 जितनी भी होंगी, तो वो सारे के सारे जो रजिस्टर्स है, इसको हम बोलेंगे कि ये कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल। पैरेलल की एक खासियत है, किस ध्यान से देखो, चलो आप देख के बताओ क्या खासियत है इनके। हाँ वेरी गुड, वोल्टेज सेम नहीं है और करंट सेम है। ये थोड़ा आप एडवांस बात कर, मैं बात कर रहा हूं इसके कनेक्शन में क्या आपको एक टर्म दिख रही है, हाँ देखो, जब भी अपन सीरीज की बात करते थे तो क्या होता था, उसको हम बोलते थे एंड टू एंड। मतलब पहले का स्टार्ट, मतलब जैसे फर्स्ट का एंड, दूसरे का स्टार्ट, फिर उसका एंड, फिर अगले का स्टार्ट। यहां पे सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो अगर आपको पहचानना हो कि ये पैरेलल में है या सीरीज में, सबसे आसान तरीका कि उन दोनों का, मतलब मान लो दो हैं तो उन दोनों का स्टार्टिंग क्या होगा, सेम होगा, और एंडिंग क्या होगी, सेम होगी। देख लो, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। बात समझ में आई। तो यहां पे एंड टू एंड नहीं, ये पैरेलल ही हैं, ठीक है ना बात। तो अब देखो, अब आगे अपन चलते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। तो आप लोगों ने वैसे बोल दिया, लेकिन अभी इसको समझेंगे भी कि यहां पे ये हमको एक सर्किट दिख रहा है, ये तीनों रजिस्टर क्या बोला है इसको, पैरेलल कनेक्शन में। हमने एक बैटरी लगाई, वोल्टेज, एक एमीटर लगा लिया करंट मेजर करने के लिए, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में क्या में लगा लिया, वोल्ट मीटर लगा लिया, ताकि हम क्या मेजर कर सके, वोल्टेज को मेजर कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। अब देखो, मैं कहता हूं कि ये बैटरी यहां से क्या निकालेगी, क्या, करंट। ये करंट यहां गया। अब ये जब इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, जैसे मान लो इसके पास 3 रास्ते इसको दिखेंगे, 3 पाथ दिखेगी, एक R1 के थ्रू, एक R2 के थ्रू, एक R3 के थ्रू दिखेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब करंट डिवाइड हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कि एक जैसे 10th के बाद, हाँ 10th के बाद कोई लोग आर्ट्स में चले गए, कोई कॉमर्स में चले गए, कोई साइंस में चले गए। अभी तक इंडिया में 3 ही स्ट्रीम है भाई, 3 से ज़्यादा तो है नहीं। फिर उसके आप अलग अलग ऑप्शंस ले सकते हो कि भाई मेरे को साइकोलॉजी पढ़नी है तो वो आर्ट्स के अंदर पढ़ सकते हो, मेरे को साइंस फिजिक्स पढ़नी है तो आप बायो के साथ भी पढ़ सकते हो, मैथ्स के साथ भी पढ़ सकते हो। मेरे को कॉमर्स में पढ़ना है, मेरे को आईपी कंप्यूटर पढ़ना है तो कॉमर्स के साथ पढ़ना है या साइंस के साथ पढ़ना है, तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मोस्टली अपने पास 3 पाथ होते हैं, तो अपन को किसी एक को चूज करना है। तो उसी तरह ये जो करंट है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो अब मेरे को बताओ कि जब भी कोई इंसान एक पाथ के थ्रू जाता है, जैसे मान लो किसी ने साइंस ली, किसी ने कॉमर्स ली, तो साइंस वाला बंदा और कॉमर्स वाला बंदा एक ही चीज पढ़ता है क्या, मतलब बहुत कुछ अलग पढ़ता है ना, उसको शायद अलग मेहनत करनी पड़ती होगी, उसको अलग मेहनत करनी पड़ती होगी। तो क्या उसी तरह जब ये करंट डिवाइड होगा तो ये क्या करंट कभी सेम रहेगा, नहीं रहेगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। तो इन रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट क्या रहता है, हमेशा अलग, सेम नहीं रहता है। तो मैं कह सकता हूं अक्रॉस दी रजिस्टर्स, पहला कॉन्सेप्ट, करंट मतलब I इज नॉट, क्या नहीं है, आइडेंटिकल, मतलब सेम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं, चलो जैसे मान लो सभी लोगों ने अपना अपना फील्ड चूज किया, फिर मान लो क्या होता है कि घूम फिर के एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने जॉब मिली, सपोज कोई एक ठीक अच्छी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में
जैसे मान लो कोई कंपनी है, तो कंपनी में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे आपके फादर वगैरह भी आपको बोलते होंगे डिपार्टमेंट होता है। जैसे एक होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है ना, जहाँ पे क्या होता है हिसाब किताब का काम होता है। फिर एक बोलते हैं अपन HR डिपार्टमेंट, जहाँ पे कितनों की रिक्रूटमेंट करना है। फिर एक डिपार्टमेंट होता है आपका जैसे मान लो ह्यूमन रिसोर्स का हो गया, मान लो अगर कॉर्पोरेट है, फिर कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या सभी लोग काम नहीं करते? तो मतलब आर्ट्स वाला भी काम कर रहा है, साइंस वाला भी कर रहा है और कॉमर्स वाला भी कर रहा है। तो ये जब तीनों करंट वापस घूम के आते हैं तो वापस क्या बन जाते हैं? ये सेम हो जाते हैं। तो क्या I किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, और वापस यहां पे क्या बन गया? ये I बन गया, और फिर ये वापस I यहां I इन मैंने क्या लिखा है? अक्रॉस दी रजिस्टर्स। और जब भी वहां भी जब बात हो रही थी वहां भी रजिस्टर के अक्रॉस ही था, लेकिन वहां पे बस फायदा ये था कि चाहे रजिस्टर के अक्रॉस बोलो या चाहे एलिमेंट के अक्रॉस, बात एक ही हो रही थी। लेकिन यहाँ पे तो I है, लेकिन यहाँ पे क्या है? करंट डिवाइडेड है। तो लेकिन हम इसको जनरली बोलते हैं कि यहाँ पे करंट डिफरेंट ही होता है, इस तरह से आप बोलोगे, क्योंकि जो पूछने वाले का इंटेंशन है ना वो क्या है? इसके अक्रॉस करंट पूछने का है। तो आप गलती से ये मत बोल देना कि करंट सेम होता है ना। करंट क्या बोलोगे आप? डिफरेंट ही बोलोगे, क्योंकि उसका पूछने का इंटेंशन यही है। क्या? रजिस्टर के अक्रॉस मेरे को करंट क्या है, क्योंकि वहां भी अपन ने रजिस्टर के अक्रॉस बात की थी। तो कहने का मतलब यह है कि करंट सेम नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं वोल्टेज की। मतलब वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का ओम्स लॉ से फॉर्मूला क्या होता है? IR। ठीक है ना। अब इधर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। इस रजिस्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, इसका भी यही है। इस पहले वाले की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले की बात करते हैं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट यही है। तीसरे वाले की बात करते हैं, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट यही है। तो क्या वोल्टेज डिफरेंस चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट सेम है तो क्या चेंज नहीं होगा? वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो इन तीनों ही रजिस्टर्स के अक्रॉस आपका क्या चेंज हो जाएगा? करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। अभी देखो, इसको मैं डिराइव करूंगा। अब देखो, सुनो, ये जो I है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? इस चीज में किसी को कोई डाउट है? अब देखना, इसको थोड़ा सा एनालाइज करना। अगर ये मैं आपको डिराइव करके दे दूं, मैं V1 निकालता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मान लो इसके अक्रॉस कितना है? V1 है, इसके अक्रॉस कितना है? V2 है, और इसके अक्रॉस V3 है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू, और फाइनल जो वोल्ट मीटर है दैट इज V के बराबर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूं। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बताया। अब देखो, V का फॉर्मूला क्या होता है? मैं बात करता हूं एट द रेट R1, मतलब R1 के अक्रॉस। तो V का फॉर्मूला क्या होगा? V1। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R। उसके अक्रॉस करंट कितना है रजिस्टर वन के अक्रॉस? क्या है? I1। बोलो थोड़ा। I1, और रेजिस्टेंस कितना है? R1। ठीक है। V2 के अक्रॉस R2 के अक्रॉस V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I2 इंटू R3 के अक्रॉस I3 इंटू। ये कोई टिपिकल टर्म्स का एक मतलब डेरिवेशन इस तरह का है ना। अब देखो, वैसे इसकी अपन को जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। अब मैं मानता हूं, एग्जांपल लेता हूं, लेट अस I की वैल्यू है मेरे पास I 6 एम्पियर। कितनी है? 6 एम्पियर। मैं मानता हूं I1 की वैल्यू है 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू है 1 एम्पियर, और I3 की वैल्यू है 2 एम्पियर। तो टोटल मिला के हो गया 6 एम्पियर। और R1 की वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी। देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है? एडजस्ट होती है। जैसे यहां पे करंट ज्यादा है ना, मतलब यहां पे करंट ज्यादा है, और करंट ज्यादा है तो अपन को क्या होगा? करंट जब भी कब ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस कम होता है या ज्यादा होता है? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, मतलब बहुत कम होगी। अभी देखो, एक टिपिकल न्यूमेरिकल से लेंगे वैल्यू। अब सुनना, मेरी बात को सुनना। ये जो V1 है, अगर मान लो, देखो इस केस में करंट क्या है? ज्यादा है, इसमें मॉडरेट है, नॉर्मल, और इसमें नहीं, इसमें कम है, और इसमें क्या है? मॉडरेट है।
जब पहले केस में करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। दूसरे केस में करंट कम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तीसरे केस में करंट मॉडरेट है, रेजिस्टेंस भी मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब एम लिख दो, नॉर्मल है। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब इसके अंदर ये ज्यादा है ये कम है तो एक एवरेज वैल्यू हो गई, इसके अंदर ये कम है ये ज्यादा है तो एवरेज हो गई, और इसके अंदर ये दोनों ही मॉडरेट है तो एक एवरेज। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो वोल्टेज की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, सेम हो गई। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे ना तब आप देख भी पाओगे। अभी मेरे को वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा मैं क्योंकि अभी मैं वैल्यू मेरे को सोचनी पड़ेगी कितनी कितनी लूँ कि ताकि सबकी सेम आ जाए। बात समझ में आई? मतलब देखो वोल्टेज क्या है, एक वैल्यू को ज्यादा कर दी, यहाँ पे करंट ज्यादा हो गया था लेकिन रेजिस्टेंस कम हो गया तो ओवरऑल वैल्यू तो कम ही रही ना। मतलब 60 मतलब अपन को वोल्टेज के V के इक्विवेलेंट रखनी है जितनी भी होगी, और यहाँ पे ये करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है वोल्टेज हमारा क्या रहा, कांस्टेंट रहा। बात समझ में आई? ठीक है ना। ये अभी के लिए हटाओ इसे, ये यहाँ पे अभी काम का नहीं है अपना। न्यूमेरिकल में इसको मैं वेरीफाई भी कर दूंगा जैसे मैंने वहां पे वेरीफाई किया था ना, V = V1 + V2 V3। अभी देखना, पहले यहां तक समझ में आया, पहले आप ये डायग्राम बनाओ, ठीक है ना। चलने दो थोड़ा बहुत, मैं कर दूंगा बंद। लिखो, let us consider the arrangement of 3 resistors। थोड़ा जल्दी लिखना है ना, इसको अपन को करना है अभी। Consider the arrangement of 3 resistors joined in parallel। 3 resistors joined in arrangement of 3 resistors joined in parallel with a combination of cells, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और ए बैटरी, सेल्स के ब्रैकेट में और ए बैटरी एज शोन इन फिगर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज ऑब्जर्व्ड द वोल्टेज V, द वोल्टेज कैपिटल V है ना, द वोल्टेज V अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, दैट इज का मतलब होता है I.E, पता है ना, जल्दी लिखने के मतलब शॉर्ट फॉर्म में I.E लिखा करो जब भी मैं दैट इज बोलता हूं ना, दैट इज कैपिटल V, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, and observed that the total current I is equal to the sum of separate currents through each branch of combination, फिर ये वाली इक्वेशन नंबर 1 लिखो, I = I1 + I2 + I3, और इक्वेशन नंबर 1 डाल लो। लिख लिया? फिर नीचे लिखो, हाँ नेक्स्ट है ना, लेट
आर पी, देखो आर पी ऐसा मतलब पी, ठीक है ना। आर पी का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, समझ गए। पी स्टैंड्स किस लिए लिया है, पैरेलल कनेक्शन है ना, तो हाँ जैसे वहां पे अपना आर इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं, एक ही बात है, कुछ भी ले लो, लेकिन आर पी ले लेते हैं, याद रहेगा। लेट आर पी, इसके आगे लिखो इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ई क्यू डॉट लिख लिया करो, है ना, ये कुछ टेक्निक, ई क्यू डॉट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, नहीं इसका कुछ नहीं है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बाई अप्लाइंग, ठीक है ना, बस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आरपी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, इन तीनों को अपन ने इक्विवेलेंटली अगर सिंगल रेजिस्टेंस में करना चाहे उसको हमने नाम दिया है आरपी। अब वो कैसे करेंगे, वो क्या एक्सप्रेशन है, वो आगे बात करते हैं अभी। तो अगर इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने क्या डिफाइन कर लिया, आर पी, तो क्या मैं बाय ओम्स लॉ मैं ये लिख सकता हूं क्या, जैसे V की फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V अपॉन, यहाँ पे वोल्टेज तो V है लेकिन R क्या है यहाँ पे, आर पी। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, लिख लो फटाफट। अब इधर देखना, लिख लिया हो तो अब ध्यान से देखना, अब मेन इसका जो एक्सप्रेशन है उस पर अपन आ रहे हैं। अब देखो बस 2 मिनट सुन लो, फिर लिखने का काम ही है। अब देखो ये तो क्या किया, पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो ये तो हम जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर, मतलब इसको हटाओ, अपन को डायरेक्ट V I की वैल्यू लिखनी थी। I कौन सा है, टोटल करंट, V कौन सा है, टोटल वोल्टेज, और R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, ये RP जो है। अब हम क्या करते हैं, नाउ अप्लाई ओम्स लॉ ऑन ईच रजिस्टर, किस पे करेंगे, एक एक रजिस्टर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। करते हैं एट द रेट R1, मतलब R1 पे अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, I1 की, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, उन तीनों करंट्स की, तो I1 की निकाल लेते हैं पहले। तो I1 ओम्स लॉ लगाओ, वोल्टेज क्या है, तीनों में सेम ही है, दैट इज V, तो वोल्टेज का तो खत्म डाउट, बचा R यहाँ पे क्या है, R1, वेरी गुड, क्योंकि अपन किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, हर एक रजिस्टर, और पहले अपन ने लिया R1, तो R1 इक्वेशन नंबर 3। नाउ अक्रॉस R2 निकालते हैं, तो क्या कौन सा करंट है, I2, तो V बाय R2, वेरी गुड, 4 एट द रेट R3, दैट इज करंट कौन सा होगा, I3, दैट इज V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो नाउ पुट 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 इंटू इक्वेशन 1, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है ना। V कॉमन ले सकता हूं तीनों में से, तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। इस I की जगह, इस इक्वेशन 2 की जगह ये I पुट कर सकता हूं, इस I की जगह, तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, यहां से इस I की वैल्यू में, तो क्या पुट करूंगा, V बाय RP, तो ये V से V गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, दिस इज दी फाइनल एक्सप्रेशन, और ये है आपका इक्विवेलेंट क्या,
रजिस्टर, जैसे अपन ने सीरीज में निकाला था। तो अगर देखो इसको आपको निकालना हो तो अब निकालेंगे, तो आप बोल रहे सर 1 में क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या करो, आपको आर निकालना है। जैसे आपके पास 3 रजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो जैसे 5 2 8 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे 1/5 करोगे, फिर दूसरा 2 है तो क्या करोगे 1/2 करोगे, और तीसरा 8 है तो 1/8 करोगे। तीनों को ऐड कर लो और फिर उसको इन्वर्स कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, आर निकल जाएगा। इजी है ना। तो ये है आपका इक्विवेलेंट क्या निकालना, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो इसको लिख लीजिए, यहां से करते हुए यहां पे आ जाओ। यहां तक लिख लिया था ना, फिर यहां से स्टार्ट करो। एक फटाफट कर लो, एक न्यूमेरिकल दे दूं ताकि आपको इसको आप घर से कर लेना। समझ में आया। यहां पे थोड़ा उल्टा है, डायरेक्ट ऐड नहीं होता है। 1 बाई कर दो, फिर तीनों को ऐड कर दो, और फिर जब फाइनल आर निकालना हो तब उसको इन्वर्स कर दो। आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म भी सिखाऊंगा कि अगर जल्दी से कैसे निकालना हो पैरेलल में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, आप जब भी आते हो ना क्लास में, ऐसा मन रही यार आज कुछ सीख के आएंगे, ऐसा नहीं पढ़ के आएंगे, कुछ सीख के आएंगे। बस ये आपका इंटेंशन है, कुछ सीख के आएंगे ना बस, और फिर अपना पढ़ाई तो हो ही जाएगी। पढ़ाई में कुछ करना नहीं है, बस सीखना है। सीखते रहोगे, जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। वीडियो पॉज है या बंद है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको क्या निकालना है, ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। ये कनेक्शंस आपको दिए हुए हैं और ये वैल्यूज है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। करो फटाफट, अभी करो फटाफट।